नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस माइंड एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा सेगमेंट, बहुत ही अच्छा सेशन होगा आज का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। द सक्सेस माइंड एट द रेट पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कुछ ऐसे टॉपिकों को, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आऊँ, जिससे आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकें। दोस्तों, चैनल हर यूट्यूब पे बहुत सी ऐसे एजुकेशन चैनल चल रहे हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। ठीक उसी तरह से द सक्सेस मैन एट द रेट भी पूरे मेहनत के साथ लगा हुआ है जिससे आप सफलता को जल्द से जल्द हासिल कर सकें। दोस्तों, द सक्सेस मैन एट द रेट एक ऐसा मंच है जो काफ़ी सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहा है। चाहे आप ऑनलाइन प्रश्नों को देख सकते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो हर तरह से मैंने अवेलेबल किए हैं, चाहे वो ऑनलाइनर प्रश्न हो, एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में हो, या फिर कोई सब्जेक्ट का अच्छे से डिस्कशन हो। हर सब्जेक्ट को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है दोस्तों, और ऐसे टॉपिकों को डिस्कशन किया जा रहा है जिससे आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच करके जल्द से जल्द उसको हासिल कर सकें। तो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह से मैं और इम्पोर्टेंट सेशन लाता रहूँगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप यकीन मानिए कि अगर आप द सक्सेस माइंड एट द रेट से जुड़ते हैं तो मैं डेफ़िनेटली कहता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपका सिलेक्शन भी ज़रूर होगा। इसलिए आप द सक्सेस माइंड एट द रेट से जुड़िए। बहुत ही अच्छा चैनल है, बहुत ही अच्छा सेगमेंट है दोस्तों। इसमें हर तरह के आपको प्रश्न मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को, एमसीक्यू क्वेश्चन को या किसी टॉपिक को बारीकी से डिस्कशन करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट को पहले भी डाला जा चुका है और हर तरह के प्रश्न उसमें अवेलेबल हैं दोस्तों। चाहे वो यूपीएससी के लिए हो, यूपीपीएससी के लिए हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो हर तरह की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए फ़ायदा होगा दोस्तों। यहाँ तक कि आप यकीन मानिए कि अगर रेलवे का कोई बच्चा है या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोई बच्चा है तो भी वो इसको पढ़ करके वो अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकता है, क्रैक कर सकता है। तो चलिए देखते हैं, सभी सिविल परीक्षाओं के लिए आधुनिक भारत का इतिहास पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इससे हर एग्ज़ाम में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगर आप आईएएस की बात करते हैं तो इसमें तो भरमार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीपीएससी की बात करें या यूपीपीएससी की बात करें तो यहाँ तक कि इसमें से दोस्तों इंटरव्यू तक में एटलीस्ट इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम। पहले दोस्तों भारत शासन अधिनियम के बारे में देखते हैं। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून था। तो यानी जो 1935 का अधिनियम था वो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे वो क्या हो गए थे, विफल हो गए थे और भारत में संवैधानिक सुधार की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ने लगी। इसलिए जवाब में क्या किया गया, 1935 का अधिनियम लाया गया। आगे देखते हैं। मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि अधिनियम के प्रावधानों का मसौदा तैयार करने के लिए भारत के 20 प्रतिनिधियों को और भारतीय राज्यों के 7 प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की। आगे देखते हैं। 1933 और 1934 के बीच कई बैठकों का आयोजन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की, जिसके परिणाम स्वरूप क्या किया गया, फरवरी 1935 में विधेयक को पारित किया गया। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था को 24 जुलाई 1935 को शाही स्वीकृति प्राप्त की हुई थी तथा यह 1 अप्रैल 1937 से प्रभावी हुआ था। आगे चलते हैं। उस समय ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम कौन सा था, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें पहले दोस्तों 32 धाराएं थीं, 14 भाग थे और 10 अनुसूचियां शामिल थीं। अब देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के कुछ प्रमुख प्रावधान के बारे में। पहला है दोस्तों संघीय सिस्टम। आइए देखते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने केंद्र में एक संघीय प्रणाली की शुरुआत की। क्या की, एक संघीय प्रणाली की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य क्या था कि केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन करना। यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम ने क्या किया कि केंद्र में एक ऐसी
संघीय प्रणाली स्थापित की, एक संघीय प्रणाली शुरू की। इसका उद्देश्य क्या था कि केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच कुछ शक्तियों का क्या किया जाए, विभाजन किया जाए। आगे चलते हैं। दोस्तों, संघीय प्रणाली का उद्देश्य समझौता करना था जो प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करती थी, लेकिन इसकी सफलता में सुधार किया जा सकता था। यानी कि जो संघीय प्रणाली का उद्देश्य क्या था कि आपस में समझौता कराना था, प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करती थी, लेकिन इसकी सफलता में क्या किया गया, कुछ सुधार भी किया जा सकता था। अब देखते हैं प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में। तक बात क्लियर हुई दोस्तों, आगे देखते हैं प्रांतीय स्वायत्तता। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 एक व्यापक विधायी ढांचा था। यानी कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, ये एक रूप से क्या था, विधायी ढांचा था। यानी इसमें ऐसे समझिए कि संविधान का एक स्वरूप मान सकते हैं इसको, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार पर ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखते हुए प्रांतीय प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना था। यानी इस अधिनियम का मेन जो उद्देश्य था, केंद्र सरकार पर क्या था, ब्रिटिश नियंत्रण रखना और भारतीय प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना था। आगे देखते हैं दोस्तों, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय ढांचे की स्थापना सहित प्रमुख संवैधानिक सुधारों की शुरुआत की थी। बस समझिए दोस्तों, जो भारत सरकार अधिनियम है वो इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने क्या किया था कि प्रांतीय स्वायत्तता तो दी ही थी, साथ में संघीय ढांचे की स्थापना भी की थी और प्रमुख संवैधानिक सुधारों की शुरुआत भी की थी, जिसने बाद में भारत की स्वतंत्रता के बाद के संविधान को प्रभावित किया। बात समझ में आई दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, इस लेख का जो उद्देश्य था वो भारत के संवैधानिक इतिहास पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों, विशेषताओं और प्रभावों का विस्तार से अध्ययन करना था। यानी कि जो अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा उसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो भारत का संवैधानिक इतिहास पर भारत सरकार अधिनियम के कौन से प्रावधान, कौन सी विशेषता और प्रभाव किस तरह से पड़ा, उसका हम विस्तार करेंगे। आइए देखते हैं। आगे प्यारे दोस्तों, अखिल भारतीय महासंघ के बारे में आइए देखते हैं। इस अधिनियम में भारत संघ के निर्माण का प्रस्ताव था जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतें दोनों शामिल थीं। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत संघ के निर्माण का प्रस्ताव रखा था जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतें दोनों शामिल थीं। हालांकि रियासतों को संघ में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। यानी जो रियासतें थीं उनको संघ में दो ऑप्शन दिए गए थे, या तो वो शामिल होंगे और या तो वो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, वो ना भी शामिल हो सकते हैं। यानी दो तरीके की सहूलियत दी गई थी। आगे है, कोई भी राज्य संघ में तभी शामिल हो सकता था जब वह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता है। यानी कोई राज्य जो है वो संघ में तभी शामिल होगा जब वो विलय पत्र पर क्या करेगा, हस्ताक्षर होगा। लेकिन रियासतों के शासकों के विरोध के कारण संघ की स्थापना कभी संभव नहीं हो सकी। यानी जो रियासतों के जो शासक थे उन्होंने क्या किया कि इसका विरोध किया, जिसके वजह से जो है संघ की स्थापना कभी नहीं हो पाई। आगे चलते हैं। यार दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने से इस मोर्चे पर प्रगति में और देरी हो गई। यानी कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था वो इसलिए देर हो गया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। बात समझ में, इसलिए वो प्रगति करने में देर हो गई उसको। आगे देखते हैं, केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत भी भारत सरकार अधिनियम 1935 की वजह से हुई थी। आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की। देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। संघीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित श्रेणियों में विभाजित किया गया था। आगे देखते हैं। आगे प्यारे दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व करने वाले गवर्नर जनरल को आरक्षित विषयों पर अधिकार का प्रयोग करना था, जिसमें रक्षा, विदेशी मामले और धार्मिक मुद्दे जैसे शामिल थे। बस समझ में आए दोस्तों, जो ब्रिटिश क्राउन था उसका प्रतिनिधित्व करने वाले गवर्नर जनरल को आरक्षित विषयों पर अधिकार का प्रयोग करना था। यानी अधिकार का प्रयोग दिया गया था, यानी कि अधिकार दिया गया था कि वो अपने निर्णय लेने का प्रयोग कर सकता है, जिसमें रक्षा शामिल थी, विदेश मामले शामिल थे और धार्मिक मुद्दे शामिल थे। आगे देखते हैं। हस्तांतरित विषयों का प्रबंधन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता था। यह गवर्नर जनरल के पास व्यापक शक्तियाँ थीं और गवर्नर जनरल की सहमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक केंद्रीय विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। यानी गवर्नर जनरल के पास जो शक्तियाँ थीं और गवर्नर जनरल की इतनी शक्तियाँ दी गई थीं कि बिना उसकी सहमति के कोई भी वित्त विधेयक केंद्रीय विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। आगे चलते हैं।
प्यारे दोस्तों, इससे भारत के शासन में ब्रिटिश क्राउन की केंद्रीय भूमिका मजबूत हो गई। बात समझाई। इससे भारत के शासन में क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन की केंद्रीय भूमिका क्या हुई, मजबूत हो गई। अब देखते हैं द्विसदनी विधानमंडल की स्थापना। तो प्यारे दोस्तों, इस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनी विधायिका की भी स्थापना की, जिसमें क्या क्या शामिल थे, संघीय विधानसभा और राज्य परिषद। आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों, रियासतों को विधानमंडल में सीटें आवंटित की गई थी, यानी जो विधानमंडल की जो सीटें थीं उसमें रियासतों को भी आवंटित की गई थी सीटें, जिनमें राज्य परिषद में 104 सदस्य और संघीय विधानसभा में 125 सदस्य थे। यानी रियासतों को विधानमंडल में सीटें आवंटित की गई थी, जिनमें से राज्य परिषद में 104 सदस्य और संघीय विधानसभा में 125 सदस्य हो सकते थे। हालांकि संघीय विधानसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष होते थे, जबकि राज्य परिषद के चुनाव प्रत्यक्ष होते थे। बात समझाई दोस्तों। जो संघीय विधानसभा का चुनाव होता था वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होता था, और जबकि राज्य परिषद के चुनाव कैसे होता था, प्रत्यक्ष। आगे देखते हैं। 6 प्रांतों प्यारे दोस्तों, जैसे बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत की विधायिकाओं को द्विसदनी बना दिया गया था, जबकि शेष एक सदनी बनी रही। यानी 6 प्रांतों को द्विसदनी बनाया गया था, बंगाल को, बम्बई को, मद्रास को, बिहार को, असम को और संयुक्त प्रांत को। चलिए आइए देखते हैं आगे प्यारे दोस्तों। आगे है सुरक्षा और आरक्षण। भारत सरकार अधिनियम 1935 में सिखों, मुसलमानों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोगों और भारतीय ईसाइयों सहित विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समुदायों के लिए अलग अलग प्रतिनिधियों का प्रावधान किया गया। यानी ये अधिनियम इतना अच्छा था प्यारे दोस्तों कि इसने क्या किया, सिखों, मुसलमानों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोगों और भारतीय ईसाइयों सहित कई धार्मिक और सामाजिक समुदायों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं। इसमें अनुसूचित जातियों तथा अन्य श्रेणियों जैसे उद्योग, खनन, श्रम और भूस्वामियों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई थी। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, आइए चलिए आगे देखते हैं। हमने देखा कि ये जो अधिनियम था वो सिखों, मुसलमानों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोगों और भारतीय ईसाइयों सहित कई धार्मिक और सामाजिक समुदायों के अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया था। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, इसमें अनुसूचित जातियों, अन्य श्रेणियों जैसे उद्योग, खनन, श्रम और भू राजस्वियों के लिए भी सीटें क्या की गई थी, आरक्षित की गई थी। आगे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की यह प्रणाली एक विवादास्पद विशेषता थी और विभाजन को मजबूत करने के लिए इसकी आलोचना की गई। यानी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 थी, इसमें विभाजन को लेकर के काफ़ी बातें थी, जिसकी वजह से इसमें क्या किया गया, इसकी आलोचना किया गया। आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की वजह से संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। आइए उसके देख लेते हैं। तो संविधान की व्याख्या करने तथा प्रांतों और केंद्र सरकार के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। आगे प्यारे दोस्तों, इसने 1937 में कार्य करना शुरू किया, जो भारत की न्यायपालिका के संस्थागत विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। बात समझे प्यारे दोस्तों। जो संघीय न्यायालय थी वो क्या थी कि 1937 में कार्य करना शुरू किया और भारत की न्यायपालिका के संस्थागत विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था ये। बात समझे दोस्तों। आगे चलते हैं। संघीय रेलवे प्राधिकरण के बारे में देखते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा प्यारे दोस्तों संघीय रेलवे प्राधिकरण का भी गठन किया गया, जो भारतीय रेलवे के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। यानी कि रेलवे प्राधिकरण का गठन किया गया, जो क्या था कि रेलवे के प्रबंधन की जिम्मेदारी देखता था। आगे देखते हैं। यह निकाय स्वतंत्र होगा और मंत्रिपरिषद या केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं होगा। यानी जो रेलवे प्राधिकरण होगा वो क्या होगा, अपने में स्वतंत्र सिस्टम होगा, एक रिपब्लिक सिस्टम होगा। यानी इस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। आगे चलते हैं। प्रांतों का पुनर्गठन। इस अधिनियम के तहत कुछ प्रांतों का पुनर्गठन किया गया, उसको देखते हैं। सिंध को मुंबई से अलग कर दिया गया, बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया गया। बात समझिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 की वजह से सिंध को क्या किया, बम्बई से अलग कर दिया, बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया गया। 1937 में वर्मा भारत से पूरी तरह से अलग हो गया और एक अलग उपनिवेश बन गया। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे अदम को भी भारत से अलग कर एक उपनिवेश के रूप में शासित किया गया। आगे है। इसके अतिरिक्त 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 की वजह से क्या किया गया, जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इसको समाप्त कर दिया गया।
तथा इसके कार्यों को राज्य सचिव के सलाहकारों को सौंप दिया गया। यानी जो भारतीय परिषद थी उनके कार्यों को राज्य सचिव के सलाहकारों को क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया। आगे चलते हैं, अब देखते हैं प्यारे दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 का मूल्यांकन। दोस्तों कुछ सुधारों को लागू करने के बावजूद भारत सरकार अधिनियम 1935 की अपनी सीमाओं के कारण आलोचना की गई। इसका जो उद्देश्य था वो भारत के शासन पर ब्रिटिश नियंत्रण सुनिश्चित करना था तथा अंतिम अधिकार ब्रिटिश राजघराने के पास था। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन करना न भूलें। आगे चलते हैं दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। इस अधिनियम में मौलिक अधिकारों या अधिकार पत्र के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं था, जो अन्य समकालीन संविधानों की तुलना में एक महत्वपूर्ण चूक थी। यानी जो और अधिनियम थे उसमें मौलिक अधिकारों और अधिकार पत्र के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं था। किस अधिनियम 1935 में? जो अन्य समकालीन संविधान थे उनकी तुलना में एक महत्वपूर्ण चूक मानी जाती है। आगे है, अधिनियम के द्वारा शुरू की गई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने भारतीय समाज के भीतर विभाजन को और गहरा कर दिया तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित विभिन्न समूहों ने संघीय योजना को स्वीकार कर दिया। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग ने क्या किया कि विभिन्न समूहों ने और बहुत सारे समूह ने क्या किया, संघीय योजना को स्वीकार करने से मना कर दिया। आगे चलते हैं, आगे प्यारे दोस्तों, कांग्रेस ने इस अधिनियम की आलोचना की। यह सुशासन के स्वतः विकास के लिए प्रावधान करने में विफल रहा। वहीं मुस्लिम लीग ने संघीय योजना को केंद्र पर जिम्मेदारी थोपने की चाल बताया। हालांकि इस अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। आगे एक पूर्णता के रूप में देखें तो स्वतंत्रता प्रणाली नहीं थी, फिर भी इसने बाद में होने वाले संवैधानिक सुधारों के लिए मंच तैयार किया, विशेष रूप से प्रांतीय स्वतंत्रता और द्विसदनीय विधायिका की स्थापना के संबंध में। अधिनियम में शामिल विशेषताएं जैसे केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायालय की स्थापना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान ने भारत के प्रभावी संविधान के लिए आधार तैयार किया। बात समझ में आई दोस्तों? आगे चलते हैं, अब देखेंगे प्यारे दोस्तों भारत सरकार अधिनियम के दोष। तो दोस्तों रियासतों के नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार नहीं था। यानी जो रियासत थी उनके नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का कोई अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि सदस्यों को राजकुमारों द्वारा नामित किया जाना था। आगे दोष क्या है कि संघीय विधानसभा के सदस्यों के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था। सांप्रदायिक और गैर आधारित निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को और आगे बढ़ाया गया। इस प्रकार भारत को इन आधारों पर और विभाजित किया गया। आगे चलते हैं, आगे प्यारे दोस्तों, संघीय बजट का 80% और प्रांतीय बजट का 40% अभी भी गैर मतदान योग्य था। ये भी एक दोष था। गवर्नर जनरल ने विधायिका के द्वारा खारिज किए गए बिलों को प्रमाणित करने, अनुदानों में कटौती बहाल करने, अध्यादेश जारी करने और वीटो का प्रयोग करने की शक्ति को क्या कर रखा, बरकरार रखा। इन शक्तियों ने क्या किया कि जिम्मेदार सरकार के सभी प्रावधानों के महत्व को क्या कर दिया, नकार दिया। आगे प्यारे दोस्तों, प्रांतों में राज्यपाल ने क्या किया कि सरकार को बर्खास्त करने, अनिश्चित काल तक प्रशासन चलाने का अधिकार बरकरार रखा। इस प्रकार प्रांतीय स्वतंत्रता के महत्व को भी नकार दिया गया। यानी कि जो भारत सरकार अधिनियम थी उसके वजह से राज्यपाल ने क्या किया कि सरकार को बर्खास्त करने, अनिश्चित काल तक प्रशासन को चलाए रखने के अधिकार को क्या रखा, बरकरार रखा, जिसकी वजह से प्रांतीय स्वतंत्रता के महत्व को भी नकार दिया गया। आगे लगभग 14% आबादी के लिए मताधिकार बेहद सीमित था। ब्रिटिश संसद के हाथों में संशोधन के अधिकार के साथ एक कठोर संविधान प्रदान किया गया था। ये महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों कि ब्रिटिश संसद के हाथों में संशोधन के अधिकार तो दिया ही गया था, साथ में कठोर संविधान भी प्रदान किया गया। आगे चलते हैं, अब देखते हैं दोस्तों भारत सरकार अधिनियम के गुण। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत में एक जिम्मेदार सरकार के विकास के रूप में दूसरा मील का पत्थर माना जाता था। इसने क्या किया कि इसने संघीय स्तर पर द्वैत शासन, प्रांतीय स्तर पर स्वायत्तता के माध्यम से जिम्मेदारी की शुरुआत की। आगे देखते हैं, 1935 के अधिनियम ने प्रांतीय और संघीय स्तर पर प्रत्यक्ष चुनावों की शुरुआत की। इस प्रकार लोकतंत्र की शुरुआत हुई। हालांकि यह छोटे कदमों में से था। यानी 1935 के अधिनियम ने प्रांतीय संघीय स्तर पर प्रत्यक्ष चुनावों की शुरुआत कर दी और लोकतंत्र की शुरुआत भी इसी से मानी जाती है। आगे चलते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 में रियासतों ने क्या किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक प्रतिष्ठा
और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को बढ़ाया। यह स्वतंत्र भारत के लिए आगे के राजनीतिक संघर्ष को प्रेरित करने में मददगार साबित हुआ भी दोस्तों। बात समझ में आई दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप महत्वपूर्ण टॉपिक को फिर से रिवीजन कर सकते हैं, अपने अच्छे नोट्स बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों, एक साम्राज्यवादी शक्ति से अहिंसक आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता जैसे बड़े लक्ष्यों को केवल छोटे कदमों से ही प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इसी तरह से बने रहिए। द सक्सेस माइंड @ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जैसा शीशा तलाश कर। प्यारे दोस्तों 12 आपने सुना होगा कि ऐसी मेहनत करनी चाहिए शांति से कि सफलता शोर मचा दे। तो बस इसी जुनून के साथ फिर मिलते हैं इसी चैनल पे सेम टाइम पर महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। विश यू ऑल द बेस्ट।